हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नाभिक। नाभिक के बारे में आपने सुना होगा। अध्याय ये चैप्टर नंबर 13 कर लेते हैं। नाभिक। तो नाभिक के बारे में आपने देखा कि आपका परमाणु है, इस परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश के द्रव्यमान का केंद्रित अत्यंत सूक्ष्म केंद्रित है, जो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। इस पार्ट को तो बोलते हैं नाभिक। और ये आपका जो पार्ट हो जाता है वो पार्ट हो जाता है आपका परमाणु। ये देखा आपने, परमाणु नाभिक की तुलना में बड़ा होता है। इसकी जो त्रिज्या है वो 10 मीटर होती है, जिसको आप 1 एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हो। जो नाभिक है इसको आप 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी से व्यक्त करते हो। 1 फर्मी में होता है 10⁻15 मीटर। यह आपने देखा। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का समावेश होता है। प्रोटॉन तो होते हैं धनात्मक, न्यूट्रॉन होते हैं आवेश रहित। इन दोनों का संयोजन होता है, उसी का नाम दिया नाभिक। और नाभिक की जब संरचना की थी आपने, तो सबसे पहले एक आपने तत्व लिया जिसमें परमाणु क्रमांक है, यह द्रव्यमान संख्या है। ये परमाणु का एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन तो हो गया तत्व है, और परमाणु क्रमांक है वो 6, और द्रव्यमान संख्या जैसे सपोज करो आप यहाँ 12 ले लीजिए। ठीक है। अब न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए बच्चों। तो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जब न्यूट्रॉन को ज्ञात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन निकाल देते हैं। तो अगर इसकी जो जेड है वो तो आ जाएगा 6, ए है वो हो जाएगा 12, और न्यूट्रॉन है वो जाएगा 12 - 6 बराबर 6, और अक्ष है वो है कार्बन। इस तरह से इनकी संरचना देखी आपने। उनके बाद में आपने क्या देखा? उनके बाद में आपने देखा कि इनके जो प्रकार है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में क्या था कि परमाणु क्रमांक संख्या समस्थानिक में जो जेड था वो तो समान था, और ए है वो असमान था। ये आपने देखा समस्थानिक। उस समस्थानिक के एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि ये कार्बन का पार्ट है 6C। आप 10 से भी शुरू कर सकते हो, अगर आपने 12 किया तो 12, 6C 13, 6C 14। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 6, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो ये जो जेड है वो समान है, और ए है वो असमान संख्याएं आ रही। ये आपका पार्ट हो गया समस्थानिक। अब बात करते हैं समभारिक। समभारिक के बारे में देखिए बच्चों। समभारिक में भी यही है कि जब समभारिक ज्ञात करते हैं, अब इसमें चेंज हो जाएगा, जेड तो हो जाएगा असमान, और ए है ये हो जाएगा समान। अब होगा कैसे वो देखिए। एक हाइड्रोजन के 3 पार्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो यहां से अपन क्या करते हैं 1H3, और यहां से क्या जाता है हीलियम, तो हीलियम क्या करते था 2He। अब H के 3 प्रकार होते हैं, एक तो H1, H2, H3। ये ट्राइटेनियम 3 पार्ट है, ये 2 है, डाई ये 1 है। तो इनमें जो ये ए है वो तो है समान, और जेड है वो है असमान। तीसरा पार्ट आपने देखा समन्यूट्रॉनिक। इसको ऐसे लिख देते हैं बड़ा। न्यूट्रॉनिक, इनमें क्या होता है देखिए बच्चों। ये आपका अक्ष और ए, जेड, ये जेड है, ये आपका ए। अब इनमें जो जेड है वो भी असमान, ए भी असमान, बट ए बराबर जेड इंटू एन, तो एन बराबर ए माइनस जेड, ये आपका समान होता है। कैसे होता है देखिए ध्यान से।
इस पार्ट को मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरिलियम ले रहे हो आप, बेरिलियम 4 है या 9 है, बोरान है वो 5 वो 10। अब 9 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा 5, 10 में से 5 को घटाओगे कितना आएगा 5, तो ये न्यूट्रॉन हो गया और ये भी न्यूट्रॉन आ गया। इस तरह से आप न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक संख्या समान होती है और समबारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। इस पार्ट को देखने के बाद अब आप नया टॉपिक शुरू करते हैं, तब तक ये देखिए आगे नया टॉपिक शुरू करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने दिखाई दे रहा नजर आ रहा परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AMU, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यह द्रव्यमान की इकाई है। कह रहा है कि कार्बन है एक तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12 है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक AMU जब ज्ञात करते हैं तो कार्बन है उसकी परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, तो टोटल है तब तो 6C12 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या टोटल 12 है। अगर 12वें भाग का जब ज्ञात करते हैं 1 के सापेक्ष, तो 1/12वां भाग ज्ञात करना ही परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। एक AMU बोल सकते हो या परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो 6C12 भाग का परमाणु का द्रव्यमान टोटल बट्टा 12वां भाग, तो कह रहा है कि 1 मोल। अब मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है जिसका मान 6.023 × 10⁻23 ये होता है, यह आपका मोल का मान है। अगर कोई पूछ लिए कि मोल की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा मोल है उसका मान कितना है, जिसको Na से व्यक्त करते हैं, नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या, इसका मतलब होता है Na का होता है नंबर ऑफ अवोगाद्रो की संख्या, अवोगाद्रो की संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल में 6C12 के परमाणु का द्रव्यमान भाग है वो 12वां भाग है 12 ग्राम, तो एक परमाणु का 6C12 भाग कितना होगा 1/12, बट 1/12वां भाग होगा किसका होगा, अवोगाद्रो संख्या, नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या, तो ये टोटल 12 है, ये Na है। अब कह रहा है एक AMU, ध्यान से देखिए आपने, टोटल जो मान है वो मान तो आपने यहां रख दिया ध्यान से, और वो 1/12 है वो आपने यहां से ले लिया, और ये जो टोटल मान है 12/Na वो आपने यहां से ले लिया, 12 से 12 कैंसिल। अब Na का जो मान है वो आपके सामने दे रखा है, ये पिक कर दिया। जब ये मान ऊपर जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये मान आ जाएगा एज ए प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, इसके बराबर लगभग आ जाएगा आपका टोटल मान, किसमें, kg में। ये आपको ज्ञात करना है, नहीं है तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, या मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। कह रहा है कि 6C12 भाग कितना है 12/Na। अब कह रहा है कि ये जो 1/12वां भाग है वो आपने यहां ले लिया। अब कह रहे इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये 12 से 12 कैंसल, और 1/6.023 × 10⁻23, तो ये ऊपर जाएंगे तो इसका मान आएगा 1.67 × 10⁻27 kg, ये आपका मान आ जाएगा। इसी का नाम होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो आप इसकी परिभाषा और इसकी कैलकुलेशन को देखिए। अगर आपसे कोई बार पूछ लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में क्या है, इसका क्या मान आता है, और ये अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है, ये किसका मात्रक है, तब आप अच्छी तरह से पढ़कर जवाब दे सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तब तक ये टॉपिक देखिए आप। देखिए बच्चों, आपके सामने नजर आ रहा नाभिक का आकार, उसमें त्रिज्या, आयतन व घनत्व, 3 चीज देखते हैं। ये आपके सामने नाभिक है,
परमाणु के अंदर एक छोटा सा पार्ट है सूक्ष्म धनावेश केंद्र, जो द्रव्यमान के केंद्र में स्थित होता है, उसको नाभिक कहते हैं। अब कह रहा है कि जो नाभिक की त्रिज्या वो क्या है, आर समानुपाती 1/1/3 के समानुपाती होता है। तो मतलब नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 में भाग के समानुपाती होता है। इस समानुपाती की जब चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या लिखते हैं बच्चों, R बराबर R0 1/1/3। तो ये R0 क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा नाभिक का नियतांक, नाभिक का नियतांक हो जाएगा, नाभिक का नियतांक हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो ये मान है बच्चों R0 का, ये बाय डिफॉल्ट वैज्ञानिकों ने प्रूव करके बताया कि इसका जो एक मान है 1.2 × 10⁻15 मीटर, या R0 का मान है वो 1.2 फर्मी लिख सकते हो, या 1.2 फर्मी ये होता है। अगर कई बार इक्वेशन दे दी जाए न्यूमेरिकल्स में तो R0 का मान यह है, एक का मान आपको मिलेगा, द्रव्यमान संख्या सपोज करो 8 है, तो एक का मान 8 है, तो 1/3 का मतलब हो गया 2/3 सही 1/3। अगर आप 3 से 3 काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। एक का जो मान है वो 2 निरूपित करेंगे और यहाँ से आप गुणा करेंगे 2.112 × 10⁻−15 मीटर, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R आ जाएगी मीटर में। एक तो फर्स्ट पार्ट आपका त्रिज्या से संबंधित था, तो ये डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा इससे कि ये R0 क्या है, ये नाभिक का नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 × 10⁻−15 मीटर, और A है द्रव्यमान संख्या, R है नाभिक की त्रिज्या। अब ये आपका पार्ट क्लियर होने के बाद जैसे कोई न्यूमेरिकल्स आता है, एक का मान मिलेगा, R0 का मान आपको दिया हुआ है, तो R आप ज्ञात कर सकते हो। आया समझ में? अब बात करते हैं आयतन। आयतन का तो वो है ही आपको मालूम, V से व्यक्त करते हैं, तो आयतन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख दीजिए। अब नाभिक आकृति गोलाकार है, तो अब गोले का जो आयतन है वो 4/3 πr³ होता है, तो गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है। अब इन्होंने चेंज क्या किया वो देखिए बच्चों ध्यान से, V बराबर 4/3 पाई तो रखा है, बट R की जगह इन्होंने क्या है, यह मान रख दिया, तो यह मान रख सकते हो, तो R0 1/3 यह मान इन्होंने R की जगह रख दिया। तो इसको सोल्व कीजिए, 4/3 पाई R⁻0 1/1/3 सही 3 से 3 कैंसल, तो V का मान आ जाएगा 4/3 पाई R⁻3a, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आयतन है वो द्रव्यमान संख्या, नाभिक के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। जितने ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उस नाभिक की क्या है, आयतन ज्यादा होगा। इसका स्पष्टीकरण यहीं से क्लियर हो सकता है आपका। यह आपका पार्ट हो गया आयतन। अब बात करते हैं घनत्व की। देखिए बच्चों, घनत्व तो आपने बार बार पढ़ा है, D बराबर मास इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब कैपिटल M इंटू V, कैपिटल M का मान है स्मॉल a, M a 4/3 पाई R⁻0⁻3 और a से कैंसल, तो D का जो मान है वह आ जाएगा M इंटू 4/3 पाई R⁻³ इसका मान तो होता है kg में, इसका मान होता है मीटर⁻³ में। आयतन है ना, तो ये रेडिएशन है, ये कांस्टेंट पार्ट है, पाई की कोई विमा नहीं होती है, R है, R का मान मीटर में होता है, तो ये मीटर⁻³ आ गया। इसका जो टोटल मान है वो ये होता है 2.3 × 10⁻17 मीटर इंटू kg इंटू मीटर⁻⁻3, ये आपका मान हो जाता है। अब ये आया कैसे, यही तो पूछ रहे हो। तो इसमें आप जब स्पष्टीकरण क्लियर करोगे, 4/3 3.14 1.2 × 10⁻−15 करोगे और आप द्रव्यमान की संख्या का मान ज्ञात करोगे,
नाभिक का, और दोनों को कैलकुलेशन करके जब आप ज्ञात करोगे द्रव्यमान, तो ये आपका पार्ट आएगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg इंटू मीटर की घात क्यूब माइनस में, और नीचे है तब आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दीजिए kg इंटू मीटर की घात क्यूब। अब कह रहा है कि नाभिक का घनत्व नियत रहता है, कहने का मतलब ये फिक्स होता है, इसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। पूछ भी लेता है क्या नाभिक का घनत्व नाभिक पे स्थिर है या नहीं है, या नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट, जो आपके सामने ये मान आ रहा है ये कांस्टेंट होता है, और ये द्रव्यमान संख्या पर भी निर्भर नहीं करता है कि इसको मीटर नहीं करता है कितनी इसकी द्रव्यमान संख्या दी गई है, ये आपकी एक टोटल मान पे निर्भर करता है, इसके अलावा किसी चीज़ पे नाभिक का घनत्व निर्भर नहीं करता है। अब आप इसको देखिए एक बार, आगे टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये किसकी समीकरण थी? आइंस्टाइन की थी। क्या थी? E बराबर एम सी का स्क्वायर, ये सी है बच्चों, एम है द्रव्यमान, सी है प्रकाश का वेग, ई है ऊर्जा। तो यह 1 mu जो आया था इसका मान था 1.67 इंटू 10⁻−27 kg। प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड। टोटल ऊर्जा का मान याद करते हैं, तो ध्यान से देखिए, E बराबर 1.67 इंटू 10⁻−27 और है 3 गुणा 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ये सेकेंड है, मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो ये टोटल जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा जूल में। तो आप क्या करें, इसका जो मात्रक है वो हटा दीजिए, वर्ग कर दीजिए और ये जूल में कर दीजिए आप, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आया समझ में? नहीं है तो आप देख सकते हो, मीटर इंटू सेकेंड, ये वेग हो गया, आपने क्या ऐड कर दिया? द्रव्यमान। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सी का वर्ग है, प्लस यहाँ जाएगा kg, तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात -2 m1 l की घात 2 t की पावर -2। तो ये ऊर्जा का मात्रक है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। या तो आप ये लिख दीजिए और या आप ये लिख दीजिए, तो ये जूल में आ रहा है। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं बच्चों, ध्यान से क्या पूछ लेते हैं? 1.67 इंटू 3 गुणा 10⁸ का वर्ग बटा 1.6 इंटू 10⁻19। इसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हो। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हो तब तो इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जूल में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कह रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम है तो 10�6 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल जो आपका मान आएगा कैलकुलेशन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ जाएगा। इतनी ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है आइंस्टाइन की ऊर्जा समीकरण से। अगर सोल्व करवा लेता ये है, अगर कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप क्लियर कर सकते हो, ये आपका पार्ट है। बट आपको कन्फ्यूजन क्या हो रही है? कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ कैसे कि जब से कोई जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, जैसे 1 जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो कर देते हैं गुणा, और यहां जाता है डिवाइडेड। इतना सा याद रखना, ये पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज होगा। एम है ये 10�6 मेगा
किलो, किलो में 10⁻3, ये मेगा में हो गया 10⁻6। जो संख्या कट रही है आखिरकार इतना मान आ जाएगा, 931 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ जाएगा आपके साथ। ये आपका पार्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने नजर आ रहा है द्रव्यमान अक्षति नाभिकीय बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान अक्षति का मतलब होता है कमी, कितने द्रव्यमान के मान में कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक में मुक्त रूप से स्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान अक्षति कहते हैं। तो ये डेल्टा एम है, इसका जो नाम है वो होता है द्रव्यमान अक्षति। द्रव्यमान अक्षति का मतलब होता है कमी, कितनी कमी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो टोटल नाभिक का द्रव्यमान और एक उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के समावेशित उनका द्रव्यमान के नाभिक का जो जितना अंतर आता है उसी का जो अंतर बोलते हैं द्रव्यमान अक्षति। अब ये जो ZnP का मतलब होता है प्रोटॉन, तो ये परमाणु क्रमांक व्यक्त करता है प्रोटॉन, ये व्यक्त करता है न्यूट्रॉन। इसको आप n भी व्यक्त कर सकते हो, n स्मॉल mn, ये न्यूट्रॉन से व्यक्त करता है। ये माइनस कैपिटल M है, ये नाभिक का द्रव्यमान है। ये टोटल द्रव्यमान अक्षति है, कितना अंतर आएगा, और ये आपका पार्ट हो जाता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। इनके अंतर को ही बोलते हैं द्रव्यमान अक्षति। तो आप परिभाषा बनाए तो ऐसे बनाई, नाभिक के मुक्त रूप में स्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान व नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान अक्षति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एम बराबर ZnP प्लस A माइनस ZmN, कोष्टक को क्लोज माइनस M। ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन में न्यूट्रॉनों का दोनों का अंतर और नाभिक का अंतर को ही बोलते हैं द्रव्यमान अक्षति। अब बात करते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बंधन का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। अगर नाभिक को परस्पर बांधे रखने के लिए उसमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर, न्यूक्लियनों का मतलब ये जो पार्ट, ये पार्ट, और नाभिक, देखो नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और डेल्टा एम सी स्क्वायर है। डेल्टा एम का जो मान है वो तो द्रव्यमान अक्षति और सी है वो प्रकाश का वेग हो जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी BE बराबर डेल्टा एम सी का स्क्वायर। सी प्रकाश की चाल है, डेल्टा एम है द्रव्यमान अक्षति और बी है बाइंडिंग एनर्जी। तो एक तो आपका होगा द्रव्यमान अक्षति का मतलब न्यूक्लियनों का अंतर, नाभिक का अंतर। दूसरा आपका होगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियनों को जैसे परस्पर बांधे रखने के लिए जो अपन आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जो आपकी समीकरण दे रखी है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और डेल्टा एम है ये द्रव्यमान अक्षति है, सी है प्रकाश की चाल है या वेग है, और BE है वो बाइंडिंग एनर्जी है। ये आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को आज कंप्लीट करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन जो नज़र आ रहा है उस पर आप दबा दीजिए। जो आने वाला वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को क्लोजअप करते हैं। नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।